आज हम अगला बढ़ेंगे इसको। अ, कल हमने जी, देखा था अ, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के बारे में ना। जी, शुद्ध पदार्थ में हम देखे थे यौगिक को, ठीक है। और मिश्रण जो है जी, उसको हम मान सकते हैं अशुद्ध पदार्थ। जी, मिश्रण को क्या मान सकते हैं? अशुद्ध पदार्थ। और यौगिक जी, को शुद्ध पदार्थ ना। जी, तत्व तो अब अगला एक शुद्ध पदार्थ है तत्व। उसके बारे में बताना बच गया था। और तत्व एवं यौगिक को कणों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। कण मतलब तत्व में जो जी, उपस्थित कण हैं। तत्व जी, के अंदर कणों का विन्यास और कणों का आकार और कणों की प्रकृति। और यौगिक जी, निर्माण में चूंकि यौगिक में दो या दो से अधिक तत्वों का समावेशन होता है, तो अवयवी तत्वों के कणों का प्रकृति, कणों का आकार और कणों की विन्यास के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि तत्व और यौगिक को किस प्रकार से वर्गीकृत करें। सभी पदार्थ कणों से जी, मिलकर बने होते हैं। दुनिया का कोई भी पदार्थ जो है किससे बना होता है? कणों से बना होता है। कण मतलब छोटे छोटे टुकड़े ना। जी, हमारा शरीर एक एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है ना। जी, कोई बिल्डिंग को देखते हैं तो वो बिल्डिंग जो है छोटी छोटी इकाई के रूप में ईंटों से जोड़ करके बनाया गया होता है, भवन को भी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अ, कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अलग 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 पदार्थों के कण अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे पानी में उपस्थित सभी कणों के समस्त गुण एक जैसे होंगे, ठीक है ना। जी, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। वो यौगिक रासायनिक रूप से एक एक रस होकर के बन चुका है। यौगिक एक नया पदार्थ जो कि उस जैसे मान लो यौगिक पानी है, तो पानी में क्या क्या तत्व है? दो तत्व है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन उनके एक निश्चित जी, अनुपात के जुड़ाव से एक यौगिक का निर्माण हुआ है, एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो उसमें जो पानी जी, के एक एक कण होंगे, पानी के एक एक कण, हर एक कण का गुण एक समान होगा, ठीक है। एवं लोहे के जी, कण गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब पानी के कणों और लोहे के कणों को यदि हम तुलना करेंगे तो एक समान तो नहीं न होंगे जी। जी, यह कण इतने छोटे होते हैं कि अच्छे से अच्छे सूक्ष्मदर्शी से भी इन्हें नहीं देखा जा सकता। मतलब बहुत छोटे होते हैं। हम बताए हैं ना, कोशिका को भी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। उसी प्रकार ये कण भी अत्यंत छोटे होते हैं। अब कितना छोटे कहूँगा तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो, खप्पर वाले घर में दिन में धूप रहता है, उस समय खप्पर से कहीं पर छेद होता है तो उस छेद से घर के अंदर प्रकाश आती है ना। जी, और उस प्रकाश में छोटे 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 कण जो है उड़ते हुए दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं, कभी अनुभव किए हो? जी, उन कणों से भी और असंख्य, उनको उन एक एक कणों को यदि 1000 गुना में बांट दिया जाए तो जो कण बनेगा उतना छोटा होता है। तो नमक का एक क्रिस्टल
एक ही प्रकार के अरबों कणों से मिलकर बना होता है। एक क्रिस्टल बनने का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, नमक का एक कण, ना, जो हमको आंखों से दिखाई देता है, और वो अरबों कणों से मिलकर बना है। अब अंदाजा लगा सकते हो कि उसका एक कण कितना छोटा होगा। ठीक है। पदार्थों के यह कण अणु कहलाते जी हैं। पदार्थों के इन कणों को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, ना। जी अब जैसे पानी है, H2O, पानी का जो अणु सूत्र है वो क्या है? H2O। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, दोनों परम अणु मिल करके पानी का एक अणु बनाते हैं। जी अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अब परमाणु को समझना है। अणु से परमाणु छोटा होगा, ना। जी अब जैसे अणु छोटे छोटे कणों को अरबों संख्या में बांटेंगे, तब जाकर के क्रिस्टल को अरबों की संख्या में बांटेंगे तो एक अणु बनता है। लेकिन अणु को भी और छोटे भागों में तोड़ेंगे तो परमाणु बनेगा। और परमाणु से और छोटा कोई भी ऐसा पार्टिकल या कण नहीं बन सकता। अर्थात किसी पदार्थ के सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं, ना। जी पदार्थ के सबसे छोटा कण मतलब उससे छोटा और संभव है ही नहीं, या उसकी जो तथ्य है वो सच्चाई में नहीं है कि उससे कोई छोटा कण उपस्थित हो। ठीक है ना। किसी भी तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। अब देखो, यौगिक में कितने प्रकार के परमाणु होंगे? जी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के परमाणु तो उपस्थित रहेंगे ना भाई। जैसे पानी है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों के परमाणु तो होंगे ना। अणु भले ही पानी का है, जी लेकिन परमाणु तो वहां विद्यमान है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। जी लेकिन तत्व में ऐसा नहीं है। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। लेकिन यौगिक में क्या होंगे? वो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु सम्मिलित होते हैं, जिसके कारण उसमें परमाणु की संख्या या परमाणुओं का जो प्रकार है वो दोनों के या तीनों अवयवी तत्वों के होंगे। जैसे ऑक्सीजन में 2 परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं। ऑक्सीजन का अणु सूत्र क्या है? O2। क्या है? O2 O2। और उसका परमाणु क्या है? एक O लिख देंगे तो ऑक्सीजन के परमाणु को बताएगा। और चूंकि कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व अपने परमाणु अवस्था में नहीं रहते हैं, परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु को स्वतंत्र एक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो कई परमाणुओं से मिलकर के एक अणु का निर्माण कर लेता है। और जब अणु रूप बन जाता है तो अणु रूप में वो स्थायी रूप से रह सकता है, ना। जी बाकी परमाणु जो है स्वतंत्र या स्थायी रूप से नहीं रह सकता, जिसके कारण वो अपना सहिया बना करके, जोड़ी बना करके वो एक स्थायित्व प्राप्त करके अणु रूप में रहता है। इसलिए ऑक्सीजन 2 परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का एक अणु बना लेते हैं, और इस प्रकार से ऑक्सीजन एक तत्व है। प्रत्येक अणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। प्रत्येक अणु का क्या होता है? एक निश्चित द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान कहने का मतलब उसका एक वजन होता है, ना, भार होता है। जी और उस अणु का जो भार होता है उसे उसका आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कुछ होगा, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कुछ होगा, आयरन का आणविक द्रव्यमान कुछ होगा। वो उसके
परमाणुओं की प्रकृति और भार और द्रव्यमान के आधार पर ही निश्चित होता है। देखो, ये थोड़ा सा अभी ये जो चैप्टर है थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर लगता है ना, समझ जी में नहीं आने जैसे लगता है, लेकिन ये एक भाग है। आप आगे की कक्षाओं में जाओगे, 10वीं 11वीं 12वीं में जाओगे, और जब आप रसायन शास्त्र पढ़ोगे तो रसायन शास्त्र में इन्हीं के आधार पर सारे जो थ्योरी थ्योरी हैं, सिद्धांत हैं और अपघटनाएं हैं, उन सारी बातों को इन्हीं के ऊपर निर्भर होता है। और ये बेसिक चीजें हैं। अणु परमाणु के संबंध में जानना, आणविक विन्यास के बारे में जानना, परमाणुओं की संख्या के बारे में जानना, और जो प्रकृति में पाए जाने वाले और निर्मित तत्वों के बारे में जानना। ठीक है ना? जी इसमें थोड़ा सा 2 बार 3 बार पढ़ने की आवश्यकता है। और ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसका भी वीडियो बन रहा है, मैं डाल दूंगा ना। जी हाँ, और आगे आगे हम देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर एक चित्र दिखाया है अणु और परमाणु को समझने के लिए। ये देखो, ये ऑक्सीजन का अणु कैसे बना है? आ लिखा हुआ है ना। जी एक परमाणु, दो परमाणु, दोनों परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का एक अणु बनाया है ना। ये चित्र में समझना पड़ेगा कि 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, आ लिखा हुआ है। ये दोनों क्या है? ऑक्सीजन के ये परमाणु है, एक एक परमाणु। और 2 परमाणु जब मिल जाते हैं तो ये दोनों परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। क्योंकि परमाणु रूप में ये कहीं पर स्थायी रूप से नहीं रह सकते हैं और स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं परमाणु अवस्था में, इसलिए वो अणु का निर्माण कर लेते हैं और अणु रूप में रहते हैं। ठीक है ना? जी अब इधर देखते हैं एक गंधक का अणु। गंधक मतलब सल्फर। सल्फर का जो संकेत होता है एस होता है ना। जी इसमें परमाणुओं की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 8 परमाणुओं की संख्या होती है। मतलब सल्फर का जो अणु है, 8 सल्फर के परमाणु जब मिल जाते हैं तो सल्फर का एक अणु बनता है। ठीक है ना? सल्फर जी मतलब इसको बोलते हैं गंधक। ठीक है ना? गंधक एक ऐसा तत्व है जिसके एक अणु में एक समान 8 परमाणु होते हैं। एक समान कहने का मतलब, जब एक तत्व है तो हर एक तत्व में जो परमाणु जो होते हैं एक समान ही होते हैं। चाहे वो ऑक्सीजन का परमाणु हो, हाइड्रोजन का परमाणु हो, अथवा अन्य किसी तत्व का परमाणु हो। तत्व के अंदर जो परमाणु होते हैं वो एक समान होते हैं, और यौगिक के अंदर जो परमाणु होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। वो अवयवी तत्वों के परमाणु विद्यमान होते हैं। तो ये आपको तत्व और यौगिक में अंतर करते समय ये आपको ध्यान में रखना है कि तत्व में परमाणुओं की संख्या एक समान होते हैं, लेकिन संख्या नहीं बोल रहा हूँ, परमाणुओं का जो प्रकार है। और यौगिक में परमाणुओं के प्रकार की प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो उस यौगिक के निर्माण में किन किन तत्वों का समावेश हुआ है, किन किन तत्वों के माध्यम से वो यौगिक का निर्माण हुआ है, उन तत्वों के परमाणुओं को वहां पर विद्यमान होंगे, इसलिए वो एक समान नहीं होंगे ना। जी अब देखते हैं यौगिक तत्व के बारे में। समझ में आ गया कि तत्व एक प्रकार के एक समान परमाणुओं से मिलकर बनता है, और परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है, इसलिए वह अणु रूप में कई परमाणु मिलकर के अणु रूप प्राप्त कर लेते हैं, और अणु रूप में तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक है ना? जी और तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं। अशुद्ध पदार्थ में हम मानेंगे तो
अशुद्ध पदार्थ में हम पहले जो पाई चार्ट कल बताए थे, पाई चार्ट कैसे बताए थे? सबसे टॉप में लिखना था पदार्थ, ठीक है। जी उसके नीचे दो एरो, दो तीर का निशान बना करके एक तीर के निशान के नीचे लिखना था शुद्ध पदार्थ और एक तीर के नीचे लिखना था अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। जी अब उसके नीचे जाओगे, शुद्ध पदार्थ के नीचे दो तीर का निशान लगा करके उसमें शुद्ध पदार्थ में तत्व एवं यौगिक लिखना था। मतलब और दो तीर का निशान जी बनेगा शुद्ध पदार्थ में, तत्व और यौगिक ना। बना रहे हो क्या? नहीं हाँ, तो उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और यदि और यदि अशुद्ध पदार्थ के नीचे जाएंगे तो सीधा सीधा वहां पर मिश्रण लिखा जाएगा और वहीं पर अशुद्ध पदार्थ का पूर्ण विराम हो जाएगा। वो पाई चार्ट आगे नहीं बढ़ेगा अशुद्ध पदार्थ में, खाली शुद्ध पदार्थ में बढ़ेगा। जी तत्व और यौगिक दो खंड में चला जाएगा। उसके बाद तत्व के नीचे और यौगिक के नीचे और आगे नहीं जाएगा, वहीं तक वो पाई चार्ट विराम हो जाएगा और उस तक समझना है हमको। यौगिक जो होता है, यौगिक की परिभाषा है दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं और एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक यौगिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहने से जैसे पानी का बताए, वैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? HCl। क्या है? HBl HCl। कहने का मतलब H मतलब होता है हाइड्रोजन और Cl का मतलब होता है क्लोरीन, ठीक है। जी हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है जिसका प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के एक एवं क्लोरीन के एक परमाणु से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु, दोनों परमाणु मिलकर के संयोग करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नामक यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। जी ये दिखा रहा है, हा लिखा हुआ है, हा का मतलब हाइड्रोजन, क्लो का मतलब क्लोरीन। ये एक एक परमाणु को दिखाया गया है। हा को लाल कलर गुलाबी कलर में दिखाया गया है और क्लोरीन को हल्का हरा कलर में दिखाया गया है और दोनों मिल मिल करके क्या बनाए हैं? एक एक अणु रूप में विद्यमान हो गए हैं, ठीक है। और वो कैसा विद्यमान हुए हैं? हाइड्रोक्लोरिक यौगिक का अणु बना लिए हैं। हाइड्रोजन एवं क्लोरीन के परमाणु ये अलग अलग रूप में जो दिखाया गया है ये परमाणु हैं, दूर दूर हैं, ठीक है। हाँ, जी उसके पश्चात किसी यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। बता दे रहा हूं कि किसी भी यौगिक का, चाहे पानी हो चाहे नमक हो, नमक को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। उसमें सोडियम का एक एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु जब मिल जाता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, यानी कि नमक बनता है ना। अच्छा, इधर आगे देख रहे हैं, किसी यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। इस अणु को आगे विभाजित करने पर अलग अलग तत्वों के वे परमाणु प्राप्त होते हैं, ठीक है। यौगिक के संबंध में यौगिक का जो अणु होता है उस अणु को यदि हम अलग अलग विभाजित करते हैं तो वो क्या मिलता है? वो यौगिक जिन पदार्थों जिन तत्वों से मिलके बना होता है उन तत्वों के परमाणु प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब एक सीधा सा बात है, मान लो हम बनाए एक जो है कुर्सी ना, एक लकड़ी का कुर्सी बनाए और वो कुर्सी क्या है? कुर्सी जो है यौगिक है, मान लेते हैं हम, मान लेते हैं ना। जिसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं?
हम मान लेते हैं लकड़ी एक तत्व मान देते हैं, और लोहा लोहा भी लगाते हैं, कांटी तो कांटी को एक तत्व मान देते हो, तो ऑलरेडी एक तत्व है ही लोहा। ठीक है ना? जी तो वो कुर्सी रूप में बन गया। कुर्सी रूप को मान लो अणु बोलते हैं हम उपयोग में लाने लायक बन गया कुर्सी, लोहा और लकड़ी मिला करके। लेकिन यदि हम उसको अलग अलग करना चाहेंगे तो कैसा होगा? परमाणु रूप में लाना चाहेंगे तो कांटी को अलग निकल जाएगा और लकड़ी अलग निकल जाएगा। जी कि लकड़ी और लोहा मिल जाएगा एक साथ? नहीं नहीं मिलेगा ना, वो अलग अलग होगा। तो अलग अलग कर देंगे तो वो परमाणु रूप में हो जाएगा। ठीक है ना? जी हाँ, उसी प्रकार से है। अब हम जानते हैं कि पदार्थ अणुओं अथवा परमाणुओं के बने होते हैं। अब देखो, पदार्थ की संरचना पाठ पढ़ रहे हैं ना, तो उस पाठ को समझाने जी के लिए इधर धीरे धीरे पदार्थ की रचना की ओर बढ़ रहा है। अब हम समझ गए कि परमाणु सबसे छोटा कण है, एकदम अंतिम कण। उसके बाद अणु का निर्माण होता है। अणु के बाद में फिर क्या बनता है? तत्व बनता है, यौगिक बनता है ना? और ये तत्व, यौगिक जी और मिश्रण, ये सारे क्या हैं? पदार्थ हैं। पदार्थों की तीनों अवस्थाओं जी में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है। अब हम देखेंगे, पदार्थ का निर्माण तक हो गया, लेकिन इनकी अलग अलग अवस्थाएं भी हैं। पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हैं। वहां पर अणु और परमाणु किस रूप में होते हैं जब ये अवस्था में परिवर्तित होते हैं? ठीक है, आइए इसे जानने का प्रयास करें। ठोस वस्तुओं जैसे संगमरमर हुआ। संगमरमर मतलब चट्टान होता है, तो पत्थर। देखे हो संगमरमर का पत्थर? हेलो? नहीं देखा हूँ। नहीं देखे हो? देखो, आजकल जो मंदिर वगैरह, बड़े बड़े भवन वगैरह बन रहा है ना, उसका प्रांगण में जी चौड़ा चौड़ा पत्थर, मस्त नक्काशीदार, मस्त एकदम क्या बोलते हैं, नक्शा एकदम गढ़ा हुआ, अच्छा सुंदर सुंदर दिखाई देता है। संगमरमर एकदम स्फटिक जैसे। हम फोटो में तो ताजमहल को देखे होगे, आगरा का। जी तो ताजमहल जो बना है ना, वो संगमरमर के पत्थर से बना है। अब आप अंदाज लगा सकते हो कि संगमरमर क्या होता है। ठोस वस्तु, वो ठोस है ना। संगमरमर, जी लोहा इत्यादि में कण एक दूसरे के निकट व्यवस्थित तथा निश्चित क्रम में होते हैं। मतलब एक दूसरे के निकट होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ठोस पदार्थों की ना। जी तो इसलिए इनमें कणों की गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। मतलब ठोस के कण जो है इधर उधर गति नहीं कर सकते हैं। इनका जो अंतराणुक जी बल होता है बहुत दुरुस्त होता है, मजबूत होता है, जिसके कारण ये अपने माध्य स्थिति से कहीं हिलते डुलते नहीं हैं। ठोस के कणों जी में के बीच अत्यधिक आकर्षण बल होता है। इसी को बोलते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। लेकिन इसको आप लोग ऊंचे कक्षाओं में जाओगे तो अच्छी तरह से उसको समझोगे। इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। किसका? ठोस का ना। ठोस पदार्थ का आकार भी जी होता है और आयतन भी निश्चित होता है, एक निश्चित स्थान को घेरता है ना। जी अब जैसे हम अगले द्रव एवं द्रव में क्या होता है, अब ठोस अवस्था को देख लिए, उसकी विन्यास और उसकी व्यवस्था कैसी होती है। अब आगे द्रव में देखते हैं। तो द्रव मतलब तरल पदार्थ ना। तो द्रव में कण एक दूसरे से कुछ दूर दूर होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? दूर दूर होते हैं। ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर मतलब उनका विन्यास होता है, उनका बनावट होता है, उनका संरचना होता है ना। इस कारण इन्हें कुछ सीमा तक दबाया जा सकता है। मतलब दबा देते हैं तो वो थोड़ा सटते भी हैं ना। ये कण एक दूसरे के पास से गुजर कर द्रव के अंदर चारों ओर गति कर सकते हैं।
जैसे हम लोग पानी को चूल्हा में चढ़ाते हैं और गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, पानी के कण इधर उधर इधर उधर भागते हैं कि नहीं। जी लेकिन क्या लकड़ी का एक टुकड़ा को गर्म करोगे तो भागता है वो, नहीं नहीं भागता है, वहीं पर जल के राख हो जाता है, लेकिन वो भागता नहीं है ना। द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, मतलब जैसे बर्तन में रखोगे वैसी आकृति आ जाता है किसका, द्रव का। लेकिन ठोस का ऐसा नहीं है, ठोस का जो आकृति है वो निश्चित है। मतलब इसमें द्रव में क्या होता है, इनका आकृति निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। आकार निश्चित नहीं होता है, जिस प्रकार के बर्तन में डाल दो, गिलास में डाल दो तो गिलास का आकृति बन जाता है, बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी की आकृति में ढल जाता है, ठीक है ना। ये द्रव की बात हो रही है। इनमें कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल कम प्रबल होता है ठोस की तुलना में। आपस में अंतराणुक बल इनमें भी होता है, लेकिन क्या होता है, उतना तगड़ा नहीं होता है। यदि पानी के एक बूंद को, दो बूंद पानी को हम जोरदार से ऊपर फेंकते हैं ना बल लगा करके, जी तो उनके अंतराणुक बल की सीमा को क्रॉस कर देते हैं तो पानी जो है बूंद बूंद के रूप में बिखर जाते हैं ना। जी लेकिन यदि हम कोई ठोस लकड़ी का टुकड़ा या संगमरमर का पत्थर को कितना भी बल लगा के फेंकते हैं तो क्या होता है, वो टुकड़ा टुकड़ा थोड़ी होता है, जी बहुत तेज गति से कहीं पर चोट मारते हैं तभी वो टुकड़ों में बंटता है। मतलब उनके बीच का जो अंतराणुक बल की सीमा को हम पार करके वो बल लगाते हैं तब जा करके ठोस पदार्थ टूटता है कि नहीं। जी लेकिन द्रव पदार्थ को उतना बल लगाना नहीं पड़ता है उसके बूंदों में विभक्त करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। अब द्रव की बात कर रहे हैं तो द्रव का मतलब सिर्फ पानी ही नहीं होता है, जितने भी तरल पदार्थ हैं उसमें पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, तेल आएगा, जितने भी प्रकार के तेल है, तरल पदार्थ हैं, सेंट की शीशी और अन्य पदार्थ भी आएंगे ना। जी एक दूसरे के मतलब उतना प्रबल आकर्षण नहीं होता है। और एक चीज देखना था हमको, गैस की व्यवस्था। इतना को देख करके आज का विराम करेंगे। गैस में कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है ना, कोई निश्चित नहीं होती, जी न तो इनका आकार निश्चित होता है न ही इनका आयतन निश्चित होता है। एक सिलेंडर गैस के अंदर कितनों किलो गैस को भी भर देते हैं, है कि नहीं। जी आकार निश्चित नहीं होता है इसलिए तो भर देते हैं 15 किलो, 20 किलो, 10 किलो। तथा ठोस एवं द्रव की तुलना में इनके कण एक दूसरे से दूर दूर फैले होते हैं, अतः इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। दबाए जाने के कारण गैस ट्यूब अंदर टायर के अंदर ही भरते हैं। गैसों के कण प्रत्येक संभव दिशा में गति करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, मतलब अंतराणुक बल जो है इनमें उससे भी कम हो जाता है द्रव की तुलना में भी। गैसों का आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। देखो यहाँ पर एक फाइंड आउट किए हम लोग, एक चीज हमको प्राप्त हुआ, ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, द्रव में आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, गैस में आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। जी आ, गैसों को जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र का आयतन और आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस में कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक ना। जी तो इतने ही चैप्टर को आप अध्ययन करना, कल दिन भर थोड़ा सा पढ़ना इसको, और आज का जी बस, आज का हो गया, ठीक है ना, समय भी हो गया, 7:30 हो गया। और अभी कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला हूँ, 7:30 बजे से उनको पढ़ाऊंगा बोला हूँ, तो उनको भी रिंग करूंगा, वो गंगोत्री लोगों को कौन कौन कोई कोई उठाएंगे तो, ठीक है ना। तो आगे जी इनके उत्तर दीजिए, है इन प्रश्नों के उत्तर को अपने मन अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करो, ठीक है ना। जी जी चलो।